बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको ना हर एक कंसेप्ट जो है ना वो बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि स्टूडेंट्स से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब आप सुहेल अफजल राइटर सुहेल अफजल प्लस MRF की बुक ओपन कर लें, एडवांस अकाउंटिंग की क्वेश्चन नंबर 7 साथ साथ रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकिंग बाय अली डेवलपर्स इंजीनियर। मटेरियल सेंड टू साइट 85349, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट आइटम है लेबर एंगेज ऑन साइट 74375, तो लेबर लगाई गई है साइट पर, यानी कि जहां पर वर्किंग हो रही है उस एरिया को साइट कहते हैं, जहां पर वो चीज या बिल्डिंग वगैरह तमीर हो रही है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है प्लांट इंस्टॉल एट कॉस्ट ₹15,000, तो प्लांट लगाया गया है, इंस्टॉल करने का मतलब है लगाया गया है, फिक्स किया गया है साइट पर, यानी कि जहां पर वो चीज या बिल्डिंग तमीर हो रही है, तो ये भी एक्सपेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3167, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंस के नेम से ही जाहिर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? खर्चे हैं। नेक्स्ट आइटम है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 4126, तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस का ही मतलब भी ना इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस ही होता है, तो ये भी क्या है? ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 549, यानी कि मटेरियल रिटर्न किया है, वापस भेजा है किसको? स्टोर में वापस भेज दिया, मटेरियल रिटर्न कर दिया, तो ये क्रेडिट साइड पर आता है, कॉन्ट्रैक्ट की इनकम होती है ये। नेक्स्ट देखें, वर्क सेटिस्फाइड दिया हुआ है, तो वो कितना है? 1,95,000 195,000, तो ये क्या होता है? ये वर्क सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना काम हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट टोटल अमाउंट का कितना है वो अभी तक नहीं हमें पता, लेकिन ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बनाता है ना, तो इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये इसके लिए क्या होता है? इनकम होती है। नेक्स्ट है वर्क नोट सर्टिफाइड 4500, तो वर्क नोट सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ रूम्स वगैरह खड़े किए हुए हैं, लेकिन उनकी अभी दीवारें वगैरह खींची हैं, तो अभी कंप्लीट उस रूम को या उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन उसकी अमाउंट रिसीव कर ली है। तो नोट सेटिस्फाइड भी कंट्रैक्टर के लिए कंट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त उसके लिए इनकम होती है, तो ये भी उसके लिए क्या है? क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। आगे आ गया, आगे क्या चीज़ है? आगे है मटेरियल ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के एंड पर मटेरियल भी कुछ बच गया। पहले ऊपर आया था मटेरियल रिटर्न हुआ स्टोर को, वो भी इनकम है, तो मटेरियल साल के एंड पर बच भी गया है, तो क्लोजिंग मटेरियल है, तो क्लोजिंग चीज भी हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, तो वो कितना है? 1883। नेक्स्ट चीज आ जाएगी अक्रूड वेजेस एट द एंड ऑफ ईयर, वेजेस अक्रूड है, मतलब वेजेस पे करनी है। एक तो लायबिलिटी है, दूसरा ये एक्सपेंस है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये लायबिलिटीज पे होंगी, ये खर्चा पे होगा, तो खर्चा हो और इनकम हो, फ्यूचर में ये दोनों चीज होनी हो, तो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं। तो अक्रूड वेजेस जो है ना वो कितनी है? 2400। नेक्स्ट क्या है? अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस एट द एंड ऑफ ईयर, तो अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस भी, ये भी लायबिलिटी भी होते हैं, अक्रूड चीज या आउटस्टैंडिंग चीज, ये लायबिलिटी भी होती है और एक्सपेंस भी होती है एट सेम टाइम। अब ये कितना है? 240। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ ईयर 11,000। अब ये क्लोजिंग प्लांट की वैल्यू भी दी हुई है, प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू भी दी हुई है, कितनी? 11,000, तो ये भी क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। ऊपर प्लांट की जो 15,000 वैल्यू दी हुई थी वो ओपनिंग वैल्यू थी, यानी कि वो एक्सपेंस था, वहां पर प्लांट इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट चीज आपको दी हुई है द कंट्रैक्ट प्राइस, यानी कि कंट्रैक्ट की अब प्राइस भी बता दी गई है, कितनी? 2,50,000, यानी कि ये जो कंट्रैक्ट है वो 2,50,000 का है, याद रखें स्टूडेंट्स, 2,50,000 का, और उसमें से कितना कंट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है? 1,95,000 का, जो कि वर्क सेटिस्फाइड अभी आपने ऊपर पढ़ा।
नेक्स्ट क्या चीज़ है वो है कैश रिसीव। कैश रिसीव मिला किससे? कॉन्ट्रैक्टी से। कितना? 1,80,000 1,80,000 का कैश रिसीव मिला है, लेकिन काम जो कंप्लीट हुआ था ना वो 1,95,000 का काम कंप्लीट हुआ था। तो आपने हमेशा रिकॉर्ड करना होता है, वर्क सेटिस्फाइड को रिकॉर्ड करना होता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि देखिए चाहे उसने 1,80,000 रुपया कॉन्ट्रैक्टी ने दिया, लेकिन 15,000 रुपया उसने फ्यूचर में दे देना है। वो तो देखो ना, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो अपना 15,000 रुपया 1,95,000 में से 1,80,000 माइनस करें, 15,000 बचता है, तो वो तो उसने अपना 15,000 लेना ही लेना है। लेकिन वो जस्ट इसलिए होल्ड किए हुए है कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी को ये उम्मीद है, उम्मीद नहीं ना वो लगा रहा है, यानी कि वो अपने आप को सेफली लेके चल रहा है कि कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ उसका पैसा होल्ड किए हुए है। अब आपने प्रिपेयर क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब भी बनता है, कैसे बनाएंगे? रेफरेंस अमाउंट ये डेबिट साइड होगी, फिर रेफरेंस अमाउंट ये क्रेडिट साइड होगी। अमाउंट या रुपीज़ एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट सबसे पहले आप मालूम करेंगे, डेबिट साइड पर खर्चे लिखेंगे सारे और क्रेडिट साइड पर अपनी इनकम लिखेगा कॉन्ट्रैक्टर सारी। तो पहले सबसे पहले था मटीरियल। मटीरियल का देखो मैंने कंप्लीट नहीं यूज़ किया, उसकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं मैंने लिखी, आप खाली मटीरियल भी लिख सकते हैं। जिसकी अमाउंट थी 85,349, तो ये आपने आउटर कॉलम यानी कि रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट आपकी जो आएगी एक्सपेंस साइड पर चीज़, वो आएगी लेबर। तो लेबर की अमाउंट कितनी थी? 7,43,745। अब इसकी अमाउंट को मैंने इनर कॉलम में लिखा है, बताता हूँ क्यों। इसमें ऐड कर दिया मैंने अक्रूड वेजेस कितनी, 2400। तो अगर आप स्टूडेंट्स लेबर की अमाउंट 7,43,745 को आउटर कॉलम में लिख दो, या अक्रूड वेजेस की अमाउंट 2400 को आउटर कॉलम रुपीज़ के कॉलम में लिख दो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अलहदा-अलहदा से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से टीचर्स आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं लेबर में इसको ऐड कर दो अक्रूड वेजेस को, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आप कहते हो सर देखें, पहले तो आप अक्रूड वेजेस को ऐड करवा रहे थे वेजेस के अंदर, तो अब आप लेबर के अंदर ऐड करवा रहे हो। तो जब वेजेस आपको ना दिए हों, तब आप अक्रूड वेजेस को लेबर के अंदर ऐड करके, खाली लेबर के अंदर ऐड करके उसको जमा करके आप बाहर रुपीज़ के कॉलम में लिख सकते हो। तो अगर आप वैसे ही सेपरेट इसको जमा ना भी करो, वैसे लिख दो, तो फिर भी सही है। तो दोनों अमाउंट्स को आप जमा करें तो आपके पास आता है 76,775। आउटर कॉलम में आपने ये रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है प्लांट इंस्टॉल, आपने किया था कितने का? 15,000 का। तो प्लांट लगाया, वो भी खर्चा था 15,000 का, रुपीज़ के कॉलम में इस अमाउंट को भी आपने लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना? 3,167। इनर कॉलम में आपने लिखा या आउटर कॉलम में लिख दें, इसमें ऐड कर दें आप क्या? अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस 240। तो दोनों को जमा करके चाहे लिख दें एक ही अमाउंट बाहर आउटर कॉलम में, या दोनों को, दोनों अमाउंट्स को भी बाहर आप लिख सकते हो, यानी कि 3,167 को भी और रुपीज़ के कॉलम में लिख दो, और अक्रूड वेजेस की अमाउंट को 240 को भी आप रुपीज़ के कॉलम में अलहदा से लिख सकते हैं। तो दोनों को जमा करें तो आपके पास आएगा 3,407। इस अमाउंट को आपने रुपीज़ के कॉलम में लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंस आएगा एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। तो ये भी एक्सपेंस है, 4,126 रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। अब ये यहाँ पर आपके तमाम एक्सपेंसेस क्लियर हो गए। अब हम क्रेडिट साइड पर चलते हैं और अपनी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। अब क्रेडिट साइड पर देखें तो सबसे पहले आपको इनकम कहाँ से इस कॉन्ट्रैक्टर को आ रही थी? वो जो रिटर्न हुआ था मटेरियल स्टोर को, कितने का? 549 का। तो लिख दिया मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 549। फिर एक क्लोजिंग मटेरियल भी आया था साल के एंड पर, जिसको कहा था उसने मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर, कितना? 1883। तो इसको भी बाहर रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। फिर इसके बाद इनकम बनती थी वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड की, लेकिन दोनों को लिखने से पहले आपने क्या करना है? ऊपर हेडिंग दे देनी है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें वर्क सेटिस्फाइड इनर कॉलम में लिखना है आपने 1,95,000 यानी कि 195,000, और इसमें ऐड करना है आपने वर्क अनसेटिस्फाइड यानी कि नॉट सेटिस्फाइड, वो कितना था? 4500। तो दोनों को ऐड किया तो बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 199,500। तो ये आपकी अमाउंट आ गई वर्क सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड को जमा करके। लास्ट में एक और चीज़ जो थी ना, वो इनकम थी इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस कॉन्ट्रैक्टर की, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सी थी? वो थी प्लांट, जो क्लोजिंग प्लांट था, उसकी वैल्यू क्या रहेगी थी साल के एंड पर? 11,000। तो उसको भी आपने क्या किया? बाहर रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ पर ना आपके तमाम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो गए, तमाम इनकम्स कैलकुलेट हो गई। अब इनकम साइड को ना जमा करो और देखते हैं भला इनकम साइड डेबिट साइड से जो है वो बड़ी है या छोटी है। तो तमाम इनकम को आपने जमा किया तो आपके पास टोटल आता है 212,932 932।
ये क्या है, ये आपकी क्रेडिट साइड आ चुकी है। इसमें आप क्या करें, डेबिट साइड के तमाम आइटम्स को लेस करें, तमाम एक्सपेंडिचर्स को लेस कर दें, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है ना, वो बचता है 28275, यानी कि 28,275 रुपये। ये क्या होता है, ये इस कंट्रैक्ट का प्रॉफिट हो जाता है। अब ये टोटल प्रॉफिट जो है वो कंट्रैक्टर ने अपने घर में नहीं लेके जाना, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ करना, उसने इसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ करना है और कुछ इसमें से रिज़र्व रखना है। रिज़र्व क्यों रखना है? वजह ये है कि कल को कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2,50,000 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, अभी कंप्लीट हुआ है 1,95,000 तक, तो अभी मज़ीद जो है ना वो 55,000 तक का जो काम है ना वो रहता है। तो मुस्तकबिल में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लॉस आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में लॉस की सूरत में ना वो जो पैसा निकालेगा ना वो रिज़र्व जो उसने रखे होंगे ना उसके अंदर से वो अमाउंट निकालेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटी-सी कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने प्रॉफ़िट कितना रखना है इस 28,275 में से और रिज़र्व कितना रखना है, तो इसके लिए थोड़ी-सी वर्किंग करते हैं। अब आप छोटी-सी वर्किंग करेंगे तो वर्किंग आ गई परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। पहले तो ये देखें ना कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर पाएँगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने का फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू वर्क सैटिस्फाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सेटिस्फाइड कितना है, 1,95,000, उसको डिवाइड करना है कंट्रैक्ट प्राइस, वो कितनी है 2,50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास अमाउंट आएगी 78%, यानी कि कंट्रैक्ट हमारा 100 में से 78% कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे लाइन लिखी हुई है, इफ कंट्रैक्ट इज कंप्लीटेड 50%, एग्जैक्ट 50% और मोर, देन अप्लाई दीज फार्मूलाज। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि अब हमारा कंट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीटेड है। तो पहला फार्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय परसेंटेज 80% या 90% या कुछ भी परसेंटेज, या दूसरा फार्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अंदर हमें वर्क सेटिस्फाइड की अमाउंट दे दी गई थी, उसमें परसेंटेज नहीं थी दी हुई, तो हम दूसरा फार्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए कि हम इसको अप्लाई करें और ये देख लें कि 28,275 जो हमें प्रॉफिट हुआ है कंट्रैक्टर को, उसमें से वो कितना पैसा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले सकता है और कितना एज अ रिजर्व यूज़ कर सकता है। अब देखें इस पिक्चर पर हम ना दोबारा आ चुके हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डेबिट साइड के नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट 28,275, इसके नीचे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप भी डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं अपनी क्वेश्चन के अंदर पेपर में। तो प्रॉफिट कितना था 28,275 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 3 से, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैश रिसीव कितना था 1,80,000, 1,80,000, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड कर देंगे 1,95,000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 17,400, यानी कि 17,400 रुपया जो है ना वो कंट्रैक्टर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले सकता है। और पीछे जो रिमेनिंग बचा 28,275 में से माइनस करते हैं 17,400, तो पीछे बचता है 10,875 रुपीज़, तो वो एज अ रिजर्व जो है ना वो अपने पास रखेगा। तो इसके सामने आप रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट भी लिख सकते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं इस अमाउंट के सामने, 10,875 के सामने, या आप प्रॉफिट C/F भी लिख सकते हैं। तो कोई ऐसा इसमें ना इश्यू नहीं होता, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। आप इसको नीट से जो है ना वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो थी कंट्रैक्टिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या बनाएंगे, कंट्रैक्टी अकाउंट है। कंट्रैक्टी कौन सा पर्सन होता है, वो पर्सन होता है जिसने कंट्रैक्ट दिया हुआ होता है, जिसकी चीज बनी हुई होती है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, वो रहेगा रेफरेंस रुपीज, वही कंट्रैक्ट अकाउंट वाला फॉर्मेट। तो कंट्रैक्टी अकाउंट के अकाउंट में ना याद रखिएगा, जब भी आपने कंट्रैक्टी अकाउंट बनाना है इसमें सिर्फ एक अमाउंट आती है, वो आती है कैश रिसीव, क्योंकि कंट्रैक्टी जो है ना उसके पल्ले से पैसे जा रहे होते हैं। तो पैसे जा रहे होते हैं तो कंट्रैक्टी का ये एक्सपेंस होता है, तो आपने हमेशा उल्ट काम करना है। तो कंट्रैक्टी का जो कैश रिसीव है ना आपने उसको क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया कैश रिसीव कितना 1,80,000, और इसको ही डेबिट साइड पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आपने कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 1,80,000। तो इस तरह ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इतना छोटा सा बस लिखा जाता है। क्रेडिट साइड पर क्यों शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये कंट्रैक्टी की इनकम है, कंट्रैक्टी का एक्सपेंस है, कंट्रैक्टर की इनकम है।
तो कंट्रैक्टी इसको एज अ एक्सपेंस जो है वो डेबिट नहीं करेगा। कंट्रैक्टर जो है ना वो इसको अपनी एज अ इनकम समझकर इसको कंट्रैक्ट के अंदर यानी कि कंट्रैक्टी अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट आ जाती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आपने लिखना है बैलेंस शीट। नीचे कोई आप डेट या ईयर नहीं लिखेंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2017 वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई ईयर बताया नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। आप पढ़ के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले फॉर्मेट क्या बनेगा, लायबिलिटी रुपीज 61 रुपीज। तो लायबिलिटी की साइड पर आ जाओ। लायबिलिटी में सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना उसने अपने पास जाती इस्तेमाल के लिए रखना था। प्रॉफिट उसको टोटल हुआ था 28,275। उसमें से आपने जो फार्मूला लगाया उसके अकॉर्डिंगली आप ना 17,400 रुपया वो अपने पास रख सकता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तो उसको आप बाहर लिख दोगे रुपीज के कॉलम में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस और दूसरा आउटस्टैंडिंग आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब आप कहोगे सर ये तो अक्रूड वेजेस और अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस थे। तो अक्रूड को आउटस्टैंडिंग का नेम भी दिया जा सकता है, दोनों मतलब सेम ही होते हैं दोनों लफ्जों के, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस थी क्या आपके पास 2400, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस थे 240। दोनों को जमा करके बाहर रख दें 2640। तो ये आपने बाहर लिख दिए। अब ये आपकी लायबिलिटी साइड जो है ना ये क्लियर हो चुकी है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आप एसेट साइड को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट साइड और रुपीज। एसेट के अंदर आप सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले वर्क सेटिस्फाइड, इसकी अमाउंट कितनी है 1,95,000। इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे आप वर्क नॉट सेटिस्फाइड, वो कितना है 4500। तो दोनों को जमा करके आपके पास क्या आया 199500। इसमें से आप लेस करेंगे वो रिजर्व जो आपने रखे थे 10,875 रुपीज, ठीक है ना। तो इसको लेस करें रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, कितना लेस करेंगे 199,500। इसमें से लेस करें आप 10875। तो लेस करेंगे आपके पास अमाउंट आएगी 188,625, ठीक है। अब इसमें से आप लेस कर, अभी आपने इनर कॉलम में ही अमाउंट रखनी है, इसमें से आप लेस करें क्या कैश रिसीव। तो कैश रिसीव जो है ना ये फॉर्मेट है ना कि इस में से ये चीजें आपने लेस लाजमी करनी है जब भी बैलेंस शीट बनानी है। तो लेस करेंगे आप कितना 1,80,000। तो 188,625 में से माइनस करें 180, फिर आगे 000। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8625। यह अमाउंट आ जाएगी, इसको आप आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास अमाउंट आएगी वो एसेट साइड पर क्या बचती है, वो जितने भी मटेरियल जो क्लोजिंग मटेरियल बचा था, मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर, वो कितना था 1883। इसको रुपीज के अंदर लिख देंगे आउटर कॉलम में। फिर इसके बाद एक और मटेरियल जो रिटर्न हुआ था स्टोर को, वो कितना था 549। वो भी एसेड ही है, वो नेक्स्ट ईयर यूज हो सकता है। तो वो कितना 549, इसको भी आप रुपीज के कॉलम में लिख दोगे। फिर एक प्लांट भी क्लोजिंग बचा था, वो कितना था, वो था 11,000 का। तो उसको भी आप रुपीज के कॉलम में लिख देंगे। ये प्लांट भी अगले साल यूज हो सकता है इस कंट्रैक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमसे डिस्कस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।